फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से कतर में शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला पहला अरब देश बन गया। 2010 में फीफा ने 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स कतर को सौंप दिए थे, या फिर कह लीजिए कि कतर ने जीत लिए थे। कतर की ये बिडिंग अपने साथ कई एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी साथ लेकर आई, जिसने इस वर्ल्ड कप को दुनिया का आज तक का सबसे करप्ट और कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप बना दिया। कतर ने ऐसा क्यों किया और क्या है पूरा मामला? कतर के इस करप्शन वाले खेल को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कतर ने इस बिडिंग में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसी कई डेवलप्ड कंट्रीज को हराया। अमेरिका ने फीफा पर यह आरोप लगाया कि उसने कतर और उससे पहले रशिया के यहाँ पर वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के लिए मोटी रिश्वत ली थी। इन एलिगेशंस के पीछे कई कारण भी थे। जैसे जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए चुना गया तो उस समय कतर के पास फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम तक नहीं थे। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद जून के महीने में होता है, मगर उस समय कतर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, जो फुटबॉल के लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं होता। इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टेम्परेचर में परफॉर्म नहीं कर सकते, मगर फीफा ने कतर के लिए अपना ये कैलेंडर जून से नवंबर दिसंबर तक शिफ्ट कर दिया ताकि कतर में वर्ल्ड कप हो सके। अब इसकी वजह से कई देशों में डोमेस्टिक लीग्स को भी शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा कतर का जो हेरिटेज है, जो उसका कल्चर है, उसमें फुटबॉल को कहीं पे भी नहीं देखा गया। कतर की जो फुटबॉल टीम है वो भी एक लो रैंकिंग टीम है। अब इसकी वजह से कतर का जो ये बिडिंग जीतना था ये पूरी दुनिया को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और कई खुलासे निकलकर सामने आए। कतर ने बिड में वोटिंग करने वाले प्राइवेट मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को हैवी ब्राइब्स दी थी। फ्रांस, थाईलैंड और ब्राजील के साथ फ्रॉड इंटर गवर्नमेंटल डील्स की गई। कतर इन सभी देशों के साथ अपने नॉर्मल बिजनेसेस के एक्सचेंज में फीफा वर्ल्ड कप के लिए सपोर्ट खरीदता रहा। फीफा में होस्ट डिसाइड करने के लिए 24 लोग वोट डालते हैं, जो दुनिया के 211 देशों के 6 फेडरेशन से आते हैं। कतर का प्लान था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खरीद कर अपनी तरफ कर ले। 2010 में 22 मेंबर्स ने वोट डाले, क्योंकि 2 मेंबर्स उससे पहले रिश्वत लेने के चक्कर में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। सबसे पहले अफ्रीकन फेडरेशन के 3 मेंबर्स को $15 लाख में खरीदा गया। उसके बाद कतर के हौसले इतने बढ़ गए कि अब उसने अलग अलग देशों की सरकारों को रिश्वत खिलानी शुरू कर दी। कतर ने ब्राजील का वोट जीतने के लिए कतर से ब्राजील की फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन कर दी। इसके अलावा कई इन्वेस्टमेंट डील्स भी साइन की। मगर सबसे मुश्किल चैलेंज था यूएफा फेडरेशन को जीतना, जिसमें रशिया, फ्रांस और कई और यूरोपियन देश थे। अब यूएफा के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट और कतर के हेड के बीच में एक मीटिंग होती है। एयरबस के साथ कतर एक बहुत ही ज्यादा महंगी डील साइन करता है। कई बिलियन डॉलर्स के रफेल जेट खरीदता है। फ्रांस फुटबॉल टीम के टीवी राइट्स को भी कतर ऊंचे दामों में खरीद लेता है, और फ्रांस के लिए भी अच्छा था। फ्रांस उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। एक वोटिंग मेंबर ने तो कतर को अपनी जमीन बहुत ज्यादा ऊंचे दामों में बेच दी। इस तरह करते करते 22 वोटिंग मेंबर्स को खरीद लिया गया, मगर इन्वेस्टिगेशंस के बाद 16 मेंबर्स को बैन कर दिया गया है। मगर इन सब के बाद भी कतर से होस्टिंग राइट्स वापस नहीं ले गए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कतर पानी की तरह पैसा जो बहा रहा था। फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने इस चीज को रंगे हाथों पकड़ा था और एक्सपोज करने की कोशिश भी की थी, मगर कतर ने उन्हें भी पैसे देकर चुप करा दिया। उसके बाद ब्लैटर को फुटबॉल से बैन कर दिया गया। ब्लैटर का मानना था कि कतर को होस्ट चुनना फीफा की सबसे बड़ी गलती थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या कतर के पास इतने पैसे थे कि वो सभी मेंबर्स को खरीद सके? तो इसके लिए जरा हमें कतर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। कतर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक बहुत ही ज्यादा छोटा देश है, एक पिद्दी सा देश। इसका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3 मिलियन है, मतलब 30 लाख के करीब। दिल्ली की पॉपुलेशन ही लगभग 2.5 करोड़ है, तो सोचिए कितना छोटा देश है। इसकी पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन फॉरेन वर्कर्स की है और सिर्फ 15% ही लोकल सिटीजन है। अगर हम बात करें इसके जीडीपी की तो वो 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कतर के पास दुनिया की 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं और 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल गैस। अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम कतर दुनिया की सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री है। आईएमएफ की एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार कतर का जीडीपी 81 लाख रुपीज है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जीडीपी 38 लाख रुपीज है और वो 12th पोजीशन पे आता है। मगर आज यूएई और सऊदी अरेबिया के जैसे ही कतर भी अपनी ऑयल और गैस डोमिनेटेड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने
करने में लगा है, क्योंकि ये जितने भी गल्फ नेशंस हैं, इनका मानना है कि आने वाले फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बीच जीतने के बाद अब बारी थी कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, और इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया गया। कई देशों से माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाया गया। लगभग 30,000 वर्कर्स को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपीन से बुलाया गया। इन सभी वर्कर्स को अनहेल्दी कंडीशंस में रखा जाता। एक कमरे में 10-15 जनों को ठूस दिया जाता। कई लोगों की सैलरी रोक दी जाती। रिक्रूटमेंट फीस के नाम पर सभी लोगों से 2 से 3 लाख रुपए ले लिए जाते। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर अब तक लगभग 6,500 वर्कर्स की इन कंस्ट्रक्शन साइट पर डेथ हो चुकी है। मगर कतर इन सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट करता है, ये कहकर कि इनकी डेथ का कारण नेचुरल कॉज थी। ये सब इसलिए ताकि इनके परिवार वालों को पैसे न देने पड़े। कतर में वर्कर्स के लिए कफाला सिस्टम देखने को मिलता है। लोकल्स और कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करती हैं। वर्कर्स ना ही अपने घर वापस जा पाते हैं और ना ही अपनी जॉब चेंज कर पाते हैं। ये वर्कर्स अपने स्पॉन्सर्स के लिए बॉन्डेड लेबरर्स बन के रह जाते हैं। इसे मॉडर्न स्लेवरी भी कहा जा सकता है। जब ये चीजें मीडिया में आई और इंटरनेशनल स्टेज पर कतर का क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसे बॉयकॉट करने की डिमांड उठने लगी। के बाद उन्हें ये सिस्टम बैन करना पड़ा। 2018 में वर्कर्स को बिना एग्जिट परमिट के देश छोड़ने की इजाजत दी गई। 2020 में एम्प्लॉइज को बिना परमिशन के अपने जॉब चेंज करने की भी इजाजत मिल गई। मगर असलियत में ये बैन आज तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। एम्प्लॉयर्स आज भी अलग अलग तरीकों से अपने वर्कर्स को टॉर्चर करते हैं। ये कप और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल तब बना जब अल कायदा ने दुनिया के सारे मुस्लिम्स को इस कप से दूर रहने को कहा, क्योंकि ये कप अपने साथ गल्फ रीजन में इमोरल लोगों को साथ लाने वाला था। इमोरल लोगों का मतलब था होमोसेक्सुअल, LGBTQ और एथिस्ट लोग। दरअसल कतर एक अरब कंट्री है और यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है जिसकी सजा डेथ बाय स्टोनिंग या फिर जेल जाना है। अब कतर ने इसके डिफेंस में कहा था कि वो लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और उनके रिलीजियस बैकग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सभी लोगों का इस कप में वेलकम करेगा। मगर कप के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले उसके एम्बेसडर खालिद सलमान ने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी माइंड के लिए डैमेज है और वो इस कप के लिए अपने रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी कि कतर इस वर्ल्ड कप को अपने यहाँ पर होस्ट करवाना चाहता था। इसके पीछे 2 कारण थे, प्रॉफिट और PR। 2018 में रशिया ने $15 बिलियन खर्च किए थे और इसके बदले में उसे $3.5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा जो भी होस्ट कंट्री होती है उसे कई इनडायरेक्ट सोर्सेज से रेवेन्यू आता है, जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूरिज्म। पिछले 12 सालों में कतर ने अपने यहाँ पर 100 नए 5 स्टार होटल, 7 स्टेडियम, एक मेट्रो सिस्टम, एक एयरपोर्ट और कई शॉपिंग मॉल्स बनवाए हैं। इसके लिए वो अब तक $229 बिलियन खर्च कर चुका है। इस वर्ल्ड कप को अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप माना जा रहा है। अगर हम पिछले 8 वर्ल्ड कप्स की कॉस्ट को कंबाइन कर दें तो इस वर्ल्ड कप की कॉस्ट उसके भी 4 गुना हो जाती है। कतर को इस वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ऐसे मेगा इवेंट्स होस्ट कंट्री की इकोनॉमी के लिए मेगा बूम लेके आते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और टूरिज्म पोटेंशियल को बूस्ट कर देते हैं। दूसरा कारण था PR। 2018 का वर्ल्ड कप 3.6 बिलियन लोगों ने देखा था, मतलब दुनिया की आधी आबादी। कतर इस वर्ल्ड कप से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। वो इसे एज स्पोर्ट्स वॉश इस्तेमाल करना चाहता था। स्पोर्ट्स वॉश का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल, ग्रुप या कंट्री अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करे, जैसा सऊदी अरेबिया ने किया था जब उसने ग्रैंड प्री को होस्ट किया था, या फिर चाइना ने किया था जब उसने विंटर ओलंपिक्स होस्ट किया। एक और कंट्रोवर्सी हुई जब इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले कतर ने अल्कोहल यूज पर सरप्राइज बैन लगा दिया। कतर एक अरब कंट्री है, यहाँ पर अल्कोहल यूज के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं। मगर फीफा वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, एक पार्टी की तरह है जो हर 4 साल बाद आती है। इसमें 32 देशों के फैंस आते हैं, अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं अल्कोहल के साथ। अरे जब अपने यहाँ पर आए हुए मेहमानों को अल्कोहल सर्व करनी नहीं थी तो उन्हें पार्टी में बुलाया क्यों? बटवाइजर फीफा वर्ल्ड कप का 1986 से ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है, मगर इस सरप्राइज बैन के बाद बटवाइजर के सारे बियर कैंस उसके वेयर हाउस में पड़े हैं। अब बटवाइजर का कहना है कि वो सारे कैंस विनिंग टीम के फैंस को दे देगी। के बाद सारे फैंस गुस्से में वो जगह जगह पर वी वांट बियर के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद फीफा और कतर की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वर्ल्ड कप कतर को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हार्म कर सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर एक बात तो तय है कि आज कतर एक ऐसा देश है जिसे दुनिया इग्नोर करना
अफोर्ड नहीं कर सकती, स्पेशली आज के एनर्जी क्राइसिस के समय जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए और कतर उनके लिए एलएनजी का एक क्रिटिकल सोर्स बन चुका है। कतर आज दुनिया का 25% एलएनजी प्रोड्यूस करता है, मतलब 77 मिलियन टन। आज चाहे वेस्टर्न कंट्रीज कितना भी कतर को उसके ह्यूमन राइट्स और कंजर्वेटिव नेचर के लिए क्रिटिसाइज कर लें, मगर वक्त आने पर अपने मतलब के लिए कतर से हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटेंगी। वेस्टर्न हिपोक्रेसी कोई नई बात नहीं है। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर स्पोर्ट्स में भी करप्शन, हेट्रेड और डिवीजन पॉसिबल है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में गेम की ट्रू फीलिंग्स कितनी रह जाती है? मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, गले लगाएंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे? ये वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार आता है। इट्स अ स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल। मैच्योरिटी इसी में होगी कि आप अपनी सारी फीलिंग्स को एक साइड पे रख के गेम की स्पिरिट को जिंदा रखें, गेम को एंजॉय करें। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।